अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी फॉर एमकेट एंड ईकेट। आज की इस वीडियो का मकसद है कि इसमें हम डिस्कस करें कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो मैसेजेस पे पूछते हैं कि सर एमकेट की स्टडी जो है वो किस तरीके से स्मार्ट स्टडी की जाए, क्योंकि अक्सर हम टीचर से सुनते हैं कि बेटा एप्टीट्यूड का जो एग्ज़ाम होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क जो होता है वो ज़रूरी होता है और वही इंसान को क्या करता है, कामयाब करता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी फॉर एमकेट एंड ईकेट। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि एमकेट और ईकेट के एग्जाम के लिए किस तरीके से स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। तो इसमें कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जो है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एक बात जहन नशीन करें कि स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे पहला पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है, एमकेट एंड ईकेट आर कॉन्सेप्चुअल एग्जाम। आपका जो एमकेट और ईकेट का जो एग्जाम होता है ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम होता है, ना कि रॉड लर्निंग एग्जाम होता है। जैसे इंटर का जो एग्जाम होता है जिसमें आप उर्दू, इंग्लिश और अक्सर बायोलॉजी वगैरह में आप चीजें याद करते हो, एंड टाइम पर आप चीजें क्या करते हो, मेमोराइज करते हो, रट्टा लगाते हो। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना ज्यादा आप पेपर में अच्छा से लिख कर आओगे। जबकि एमकेट और ईकेट के जो एग्जाम होता है ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम होता है। इसमें सवालात आपसे पूछे जाते हैं और उन सवालात के जवाबात आपके सामने ऑप्शन की शक्ल में मौजूद होते हैं। अगर एक टॉपिक है जिसका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप उस सवाल के जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उनमें से पहचानना आपके लिए आसान होता है। या आपको ऐसा नहीं है कि सवाल दिया हुआ और आपको जबानी जो है वो सवाल याद होना चाहिए, उसका जवाब याद होना चाहिए तो ही लिख सकोगे, वरना नहीं। ऐसा नहीं है, आपके पास जो है वो 4 या 5 ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उस टॉपिक के हवाले से तो आप ऑप्शन जो है वो बासानी क्या कर लेते हैं, पहचान जाते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वो टॉपिक रट्टा लगा हुआ है तो वो ऑप्शन आपके सामने मौजूद भी होगा, फिर भी आप कंफ्यूज होंगे, शायद ए है, शायद बी है, शायद सी ऑप्शन है, और इस तरीके से आपके बहुत से सवालात जो हैं वो गलत हो रहे होंगे और आपको इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, एमकेट एंड ईकेट आर कॉन्सेप्चुअल एग्जाम। ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, रॉड लर्निंग वाले एग्जाम नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है कि जो है वो 3 दिन के बाद मेरा एग्जाम है और 3 दिन के अंदर जो है वो मैं रोज 15-15 घंटे स्टडी करूं, डेली 15-15 आवर्स में स्टडी करूं और 3 दिन में मेरे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे और मैं एग्जाम में अपियर हो जाऊं। नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो होती है, आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो रातों रात नहीं बन जाते, चंद दिनों के अंदर नहीं बन जाते। आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है। कई महीनों पहले आपने जो है वो क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है कि आपने किन किन टॉपिक्स के जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करने हैं ताकि एमकेट में परफॉर्मेंस आपकी उस वक्त अच्छी हो। तो एक बात जहन में रखिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक बात याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि अभी आपको बहुत से इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि अभी बेटा इंटर पे फोकस कर लो, इंटर पे फोकस करो। इंटर के बाद आपको पता है इंटर के एग्जाम इस साल जो है वो जून में होने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो फिर आपका पूरा 1 महीना इंटर के एग्जाम में लगेगा, फिर इसके बाद पूरा 1 महीना प्रैक्टिकल के एग्जाम पे लगेगा, फिर आपके बाद आखिर के 2-3 महीने रह जाएंगे और आप सर पकड़ के बैठे होंगे कि अब एमकेट की परफॉर्मेंस कैसे करें। तो याद रखिएगा, अगर आप एमकेट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो आपने अभी से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके रखनी होगी, तो ही आप एमडीकेट के एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो चंद बच्चे होते हैं, याद रखिएगा चंद स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लेकर बताते हैं। तो अभी से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अभी से आपने कॉन्सेप्ट प्लानिंग करनी होगी। अब ये प्लानिंग कैसे होगी? तो मैं आपको, देखो हर बंदा आपको कॉन्सेप्ट प्लानिंग का अलग अलग तरीकाकार बताएगा। सेम इसी तरीके से हमारा जो तरीकाकार है, और माशाल्लाह तकरीबन 50 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस में एडमिशन उनका हो चुका है मेरिट पर, और अभी सेल्फ फाइनेंस और कई टाउन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की सीट्स अभी बाकी हैं। माशाल्लाह हमारा लास्ट टाइम का रिजल्ट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा और इंशाल्लाह 2021 का इससे भी ज्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। अब देखिए भाई, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा, मेक स्मॉल टारगेट्स ऑन वीकली बेसिस।
अक्सर हमारी जो गलती होती है वो क्या होती है, हम बहुत बड़े टारगेट बना लेते हैं कि बस आज जो है वो एक हफ्ते में मुझे पूरी बायोलॉजी खत्म करनी है। बेटा एक हफ्ते में पूरी बायोलॉजी आप जो जिस तरीके से खत्म करते हो, आपके कॉन्सेप्ट कभी भी स्ट्रांग नहीं होते। आपने अभी से छोटे छोटे टारगेट्स बनाने होते हैं वीकली बेस पर, और हम अपने एप्टीट्यूड में भी ऐसे ही करते हैं। एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के दौरान हमने पूरे कोर्स को जो है वो वीकली बेसिस पर जो है वो छोटे छोटे टारगेट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया होता है। और हर वीक के एंड पर हम स्टूडेंट का जो है वो ऑनलाइन एमसीक्यू का टेस्ट लेते हैं, जिससे स्टूडेंट अपने आप को क्या करते हैं, असेस करते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपने भी ऐसे ही करना है। वैसे तो हमारे जो रजिस्टर्ड बच्चे होते हैं उन रजिस्टर्ड बच्चों को हम टारगेट खुद बना के देते हैं, बेटा इस वीक का टारगेट ये है, इस वीक का टारगेट ये है, और टारगेट के एंड में उनका एमसीक्यू टेस्ट हो जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट अपने आप को क्या करता जाता है, असेस करता जाता है। तो मेक स्मॉल टारगेट्स ऑन वीकली बेसिस, वीकली टेस्ट बेसिस पर आपने जो है वो छोटे छोटे टारगेट्स जो है वो रखने होते हैं। एट द एंड ऑफ वीक असेस योरसेल्फ, और वो टारगेट अचीव हो जाए। ऐसा नहीं कि बस टारगेट अचीव हो गया और आपने अपने आप को असेस भी नहीं किया। हम जो वीकली बेस पर जो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, टारगेट्स प्रोवाइड करते हैं, वो टारगेट बच्चा लेक्चर देखने के बाद वीकली उस टारगेट के एंड में उसका हम टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद वो बच्चा अपना स्कोर भी देखता है कि उसने कितना स्कोर किया, और साथ ही साथ उनके दूसरे कोलीग का स्कोर भी बताते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो स्टूडेंट ने 200 में से 180 नंबर 90% मार्क्स लेके अपने आप को बहुत हाई फाई समझना शुरू हो गया हो, तो उनको दूसरों का स्कोर भी बताते हैं, बेटा आपने 180 तो स्कोर किया है 200 में से, लेकिन आपके दोस्तों में से किसी ने 196 भी स्कोर किया, किसी ने 192 भी स्कोर किया। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपसे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहे हैं। तो स्टूडेंट अपना क्या करता है, मेहनत को, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छे से अच्छा करना शुरू करता है। तो एट द एंड ऑफ वीक असेस योरसेल्फ। आपने वीकली बेस पर जो छोटे छोटे टारगेट्स बनाए हैं, उस वीक के एंड पर अपना टेस्ट लाजमी कंडक्ट करना है और अपने आप को असेस करना है। असेस करने के बाद आपने क्या करना होता है, नोट डाउन योर मिस्टेक इन अ सेपरेट कॉपी। क्या होता है कि हम जो है वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करने के बाद स्टूडेंट का स्कोर उसके सामने आ जाता है, और जो जो एमसीक्यू उसके गलत होते हैं वो भी उसके सामने आ जाते हैं कि भाई फला एमसीक्यू का आंसर ये था और उसने ये मार्क किया। तो आपने क्या करना होता है, एक सेपरेट कॉपी अलग से अभी से बना लेनी है, और उस सेपरेट कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन योर मिस्टेक इन अ सेपरेट कॉपी। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी मिस्टेक्स का लेवल अलग होता है। हर स्टूडेंट अल्लाह ताला ने अलग तरीके से बनाया है, तो हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग कॉपी होनी चाहिए। नोट डाउन योर मिस्टेक इन अ सेपरेट कॉपी। अपनी जो जो गलतियां हैं उनको एक सेपरेट कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन करना है। जिसमें एग्जांपल के तौर पर स्लो स्पीड, कुछ स्टूडेंट होते हैं ना वो बहुत टाइम लगाते हैं, उनको पता है कि भाई एक एमसीक्यू, देखें आपने फाइनल 150 मिनट्स में 200 एमसीक्यू सॉल्व करने, यानी आपके पास 40 सेकेंड्स हैं। 40 सेकेंड में आपने एक एमसीक्यू का जवाब देना है हर हाल में। तो आपने देखना है क्या 40 सेकंड में आप जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर स्लो स्पीड, अगर आपकी स्पीड स्लो है, अगर आप 1 मिनट में या 2 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉपी में नोट डाउन करो कि आपकी स्पीड स्लो है, आपने अपनी स्पीड क्या करनी है, तेज करनी है। इसी तरीके से सिली मिस्टेक्स, कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो हमें बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब उसका आंसर सामने आता है ना, अरे यार ये तो मुझे पता था, ये बेवकूफ़ी मैंने कैसे कर ली। समझे बात। तो सिली मिस्टेक्स जहां जहां जिस जिस टेस्ट में, हर वीक के एंड पे हम जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, हर वीक के एंड पर जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें जो जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो भी अलग रजिस्टर पे लिखना है, ताकि वो सिली मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो। न्यू वैरायटी ऑफ एमसीक्यू, कोई ऐसा एमसीक्यू जो इससे पहले आपने नहीं डिस्कस किया, आपने अपनी तैयारी की थी लेकिन टेस्ट के दौरान कोई एक ऐसा एमसीक्यू था जो आपके लिए बिल्कुल नया था, बड़ी न्यू नॉलेज वाला था, उसको भी कॉपी में क्या कर लेना है, नोट डाउन करना है। मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट स्टूडेंट, मैं अक्सर अपने लेक्चर में अपने एक्सपीरियंस की बेस पर प्रीवियस स्टूडेंट की मिस्टेक्स को मैं क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं कि भाई फलां स्टूडेंट ऐसे करते हैं गलती, फलां स्टूडेंट ऐसे करते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी मिस्टेक जो किसी स्टूडेंट की मैंने एग्जांपल के तौर पर डिस्कस की हो कि फलां स्टूडेंट ने ये गलती की थी, और आपको लग रहा है कि कहीं आपसे ये गलती ना हो, तो उन पास्ट स्टूडेंट की मिस्टेक्स भी अपनी कॉपी में क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। और दूसरा सबसे अहम चीज, make a graph of your weekly score, either it increases or decreases। आपके हर हफ्ते 200 मार्क्स यानी 50 एमसीक्यू होते हैं, जिसकी मार्किंग जो होती है वो 200 नंबर होते हैं। आपने हर वीक जो है वीकली स्कोर जो होगा एक ग्राफ की शक्ल में, एक ग्राफ पेपर आपने जो है वो कॉपी में क्या कर लेना है, बना लेना है। और ऐसे आपको मालूम है जो हमारे ग्रुप में रजिस्टर्ड बच्चे हैं ना, ऐसे 39 टेस्ट होंगे। याद रखिएगा 200 नंबर के कितने एमसीक्यू होंगे, वो बच्चे चाहे हमारे ग्रुप 1 में हो, ग्रुप 2 में हो, ग्रुप 5 तक में हो, जो बच्चे
हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में होते हैं उनके ऐसे 39 एमसीक्यू के टेस्ट जो होते हैं वो कंडक्ट होते हैं 200 नंबर के हर वीक की बेस पे हम बात करते हैं। तो ऐसे 39 एमसीक्यू के टेस्ट होंगे, तो उसमें आपने जो है वो क्या करना है, एक ग्राफ बना लेना। जैसे मैंने कहा टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, 4, 5, 6 करके ऐसे। और इसी तरीके से 120 से कम मार्क्स वाला तो फेल है ना, 120 से कम वाला तो है वो फेल है। अगर 120 से कम मार्क्स आ रहा है वो तो आपने सीधा फेल लिख देना है, खत्म, फेल, एफ लिख देना है, खत्म। और अगर वो बच्चे, वैसे 120 से कम आना नहीं चाहिए, अगर आपका जो 160, मिसाल के तौर पर पहले टेस्ट में आपने 150 स्कोर किया, मेक अ डॉट ऑन दैट, आपने ये बना लिया। फिर इसी तरीके से आपने दूसरा टेस्ट जो था वो बड़ा मुश्किल लगा और आपने जो है वो 130 स्कोर कर लिया, ये था। इसी तरीके से आपने तीसरे टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की और आपका स्कोर जो है वो 160 आ रहा है। इसी तरीके से चौथे टेस्ट में आपने बहुत ज्यादा मेहनत की और आपका स्कोर जो है वो आ रहा है 170। इसी तरीके से पांचवें टेस्ट में आपने जो है वो फिर 170 स्कोर किया है। फिर इसी तरीके से छठे टेस्ट में आपने जो है वो बहुत अच्छी मेहनत की है और आपने स्कोर कर लिया है 180। इसी के सातवें टेस्ट में आपने फिर जो है वो 180 जो है वो आपने स्कोर किया है। और इसी तरीके से आपने जो वो आठवें टेस्ट के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत की और आपने 190 तक स्कोर किया। अब देखो मिसाल के तौर, अब आपने ये पॉइंट्स मिला देने, पॉइंट्स आपने ये इस तरीके से मिला दिए और आपने देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ। अब क्या हुआ कि आठवें टेस्ट में आपने 190 स्कोर किया, लेकिन अब अचानक से 9वें टेस्ट में आपको कोई काम था, आपने अच्छी तैयारी नहीं की और अचानक से जो टेस्ट था उसमें आपने 150 स्कोर किया, आपका डायरेक्ट ग्राफ जो है वो क्या हो गया, नीचे हो गया। इससे आपकी परफॉर्मेंस असेस्ड होगी। या आपने ग्राफ बनाना है और जिस टेस्ट का ग्राफ ऊपर है इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, जिस टेस्ट में आपका ग्राफ नीचे जा रहा है उस टेस्ट के जो जो टॉपिक्स थे, जो जो चैप्टर्स थे, उनको आपने क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, नई बुक्स लेनी है, दोबारा से रीडिंग करनी है। आपने जो वो पीडीएफ फॉर्म में हम आपको बुक प्रोवाइड करेंगे उससे प्रैक्टिस करनी है, या आपने पास पेपर निकालकर उसके ऊपर दोबारा आपने क्या करनी है, मेहनत करनी है। इस तरीके से आपने 39 टेस्ट जो लेंगे उसकी पूरे साल की परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में याद रखिएगा आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, हिम्मत नहीं हारना, गलतियां जो जो होती जाए उससे प्रैक्टिस करोगे, अपने आप इंप्रूव करोगे और इस तरीके से इस ग्राफ के जरिए अपने आप को असेस करोगे कि क्या आपकी परफॉर्मेंस बेहतरी की तरफ, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस बेहतरी की तरफ जा रही है। और अगर ग्राफ ये नीचे अचानक से जाना शुरू हो गया तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यार मेरी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो ये ग्राफ आपने लाजमी बनाना है अपने आप को असेस करने के लिए। डेली 2 आवर्स फॉर एमडीकेट स्टडी, क्योंकि अभी आप इंटर की तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ये कि इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं और एमडीकेट पे भी फोकस करना है, तो एवरेज कितना टाइम देना चाहिए, ये बच्चों की तरफ से जो वो मोस्ट कॉमन सवाल होता है। तो बेटा आपने एवरेज जो है वो डेली 2 आवर्स। अब वो बच्चे कहेंगे कि सर वो फला मुझे जगह पे जो है वो दावत में जाना था या घर में मसरूफियत थी, तो फिर मैं डेली जो है वो 2 घंटे नहीं निकाल सकता। तो बेटा वीकली 14 आवर्स, हो सकता है हफ्ते में 1-2 दिन आप छुट्टी कर लें, कोई काम हो, बिजी हो, मसरूफियत हो, तो एवरेज जो है आपके रोजाना 2 घंटे होने चाहिए फिक्स टाइम। और अगर ये नहीं कर सकते तो वीकली बेस पर अभी 14 आवर्स आपने एमडीकेट की तैयारी को अभी से देने हैं। बकिया टाइम आपको जो मिल रहा है, बकिया टाइम जो आपको मिल रहा है, भले आप इंटर के एग्जाम पर फोकस करें लेकिन एमडीकेट पर अभी से देखिए। कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग ऐसे नहीं है कि रातों रात 15 घंटे आपने स्टडी की, दिमाग थक जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं बनते, अभी पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। ये भी बच्चों का कॉमन सवाल होता है कि सर मैं स्टडी तो बहुत करता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, मैं बार बार चीजें तैयारी करता हूं लेकिन पता नहीं अचानक से भूल जाता हूं, या एमसीक्यू देख के मैं घबरा जाता हूं। तो बेटा यही है, अभी से प्रैक्टिस करनी है ना, अभी से स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस्ट। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर एमडीकेट देन यू आर प्लानिंग फॉर योर फेलियर। ये मैं बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप एमडीकेट की बस स्टडी करते जा रहे हो लेकिन आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, बस क्लास ली, लेक्चर लिया आपने और आप अपने आप को ना असेस कर रहे हो, ना ग्राफ बना रहे हो, ना अपनी गलतियों को जो है वो कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। आपके प्रीवियस स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट ऐसे कई होंगे जो एमडीकेट में फेल हुए हैं। उनकी फेल होने की वजह उनकी मेहनत में कमी नहीं थी, उनकी प्लानिंग नहीं थी। वो क्या करने जा रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता था, बस पढ़ते जा रहे हैं, दिन रात जो वो मेहनत करते जा रहे हैं और फाइनल एमडीकेट में फिर रोना धोना हुआ कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, अभी से प्लानिंग करनी है, कॉपी में लिखना है कि आपका टारगेट कौन सा टॉपिक किस टाइम पे खत्म होना चाहिए। तो एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर एमडीकेट देन यू आर प्लानिंग फॉर योर फेलियर। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, तो आप एक बार जहन नशीन कीजिएगा, आप अपने फेलियर की प्लानिंग अभी से करने जा रहे हो।
स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यही है कि भाई आप एक दिन में 15 घंटे स्टडी कर लो, जो कि आपकी दिमाग की कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा है। आपने 2-2 घंटे छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे स्टेप्स अभी से बनाने हैं, और स्मार्ट वर्क करते करते आप जब जाएंगे तो एमडीकेट तक आपकी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो चुकी होगी। और अगर आप हार्ड वर्क करने जाओगे 10-15 घंटे आप जो है डेली बेसिस पर जो है वो लगा रहे हो, आखिर के दिनों में पढ़ते जा रहे हो, तो यकीन करें कि आपकी परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं आ सकेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको जो है वो बहुत फायदा हुआ होगा प्लानिंग करने में, अपनी स्टडी करने में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।